स्त्री विमर्श के मुद्दों और मसलों की कथाशिल्पी रजनी मोरवाल जी की कहानी आज सुनिए, एकांत के फूल। तो शुरू करते हैं कहानी एकांत के फूल। तीस्ता ने तकिए के नीचे से डायरी निकाली, उसे हौले से सहलाया और पुनः तकिए के नीचे सरका दी। जरा सी भी आवाज़ हो तो विमल की नींद खुल जाती है। फिर अगले दिन सुबह से ही उसकी पल्पिटेशन बढ़ने लगती है। वो बरसों पीछे लौट गई थी, जब सास ससुर, छोटे बच्चों और कभी न खत्म होने वाली आपाधापी के बीच घर में खासी चहल पहल मची रहती थी। कहने को तो उनका बीपी हाई होता है, किंतु उसका प्रभाव पूरे घर में बीपी बढ़ा देने के लिए काफ़ी होता था। उनके ऑफिस जाने तक घर भर में एक अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। हर कोई चुपचाप अपना अपना काम समय पर निपटाता चला जाता था। बच्चे पापा को बाय बाय बोलते और माँ के गाल से गाल सहलाकर स्कूल की बस के नियत स्थान के लिए चल देते थे। तीस्ता काम वाली बाई के साथ मिलकर रसोई का बाकी काम निपटाती थी। बाई भी उस घर की रवायत समझने लगी थी, सो वो भी अधिकतर चुप्पी में ही मालकिन के इशारे भांप लेती थी। 10 बजने से पूर्व विमल की गाड़ी कॉरिडोर से निकलते ही लगता था तीस्ता के साथ साथ घर की दीवारें, छत, खिड़कियां और दरवाज़ा सब डीप ब्रीदिंग करने लगते थे। यूँ लगता था मानो 10 बजे से पहले तक सांस छाती में घुटी घुटी सी थी और विमल के ऑफिस जाने से सबका शरीर महज 50% ही ऑक्सीजन के भरोसे ही चलायमान रहा हो। वे भी क्या दिन थे, याद करो तो कल की ही बातें लगती हैं। विमल इन दोनों सुबह देर से उठता है और तीस्ता सूरज उगने से पूर्व उठने की अपनी आदत को बदल नहीं पाई। वो एक बड़ा कप भरकर ग्रीन टी बनाती है और बगीचे में चली आती है। बीते दिनों के छूटे सिरे फिर गुत्थम गुत्था होने लगते हैं। बरसों पुराने पेड़ पौधे उगे हैं उस बगीचे में। कुछ तो तीस्ता की सास के हाथों रोपे गए थे, कुछ तीस्ता ने स्वयं लगाए थे। उसके बगीचे में आते ही मानो फूल पत्तियां सभी उससे बातें करने लगते हैं। कनेर और चंपा खिलकर मुस्कुराते हैं तो गुलमोहर के फूल आंगन में गलीचा बिछाए उसका स्वागत सा करते हैं। अमलतास के गुच्छे भरपूर खिलकर पेड़ से आधे आधे लटके रहते हैं। उसके तले रखे बेत के सोफे पर तीस्ता आ बैठती है। सुकून के पल उसे बेहद अजीज हैं। कहीं कोई नई नवेली हरियल पत्ती उसे देखकर बाहें पसार देती है तो कहीं कोई कली उसका अटेंशन ना पाकर रूठ जाती है और अपनी अवहेलना में अगले 2-3 दिनों तक न खिलने का बहाना बनाकर रोज उसे तंग करती है। मोगरा ही बस उसका सच्चा साथी है, जो उसके बिल्कुल करीब सटा हुआ अपनी खुशबू के माध्यम से उसे सांत्वना देता रहता है। उस रोज भी ग्रीन टी का पहला सिप ही लिया था कि मोगरा जोर से खिला था और उसकी सुगंध से तीस्ता को खांसी आने लगी थी। तीस्ता ने इशारों में पूछा था, क्या हुआ? तुम हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो, इसलिए दिल खोल कर हंसो, किंतु यदि मन उदास है और रोना चाहती हो तो जी भर रो लो। तुम भी जीती जागती इंसान हो, कोई गुड़िया नहीं जिसे बुरा नहीं लगता। पर पापा तो मुझे यही कहा करते थे कि मैं उनकी गुड़िया रानी हूँ। पापा ने तुम्हें लड़की से गुड़िया बना दिया, रानी बना दिया और तुम उसे ही अपना अस्तित्व का हिस्सा मान बैठी। चाबी भरो तो मुस्कुराओ, चाबी भरो तो पलकें झपकाओ। मैं बस किसी को दुख नहीं देना चाहती। सिर्फ विनम्र बनने के लिए तुम लोगों की हर बात पर सहमत नहीं हो सकती। यदि ना कहना हो तो ना कहो, फिर उसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। मुझे बचपन से यही सिखाया गया है कि सबको खुश रखो। हद है तीस्ता, तुम्हारे पापा ने तुम्हें ठीक नाम दिया था। तुम वाकई गुड़िया की तरह गूंगी हो और बिल्कुल एक रानी की तरह मान्यताओं की बेड़ियों में जकड़ी हुई। जाओ जियो यूं ही सबके लिए, बाय। और वो रूठ कर अपने सारे फूल हवा के झोंके के साथ एक ही झटके में गिरा देता है। इस प्रकरण से तीस्ता का जी दुखता है और इस बार वो जोर जोर से रोना चाहती है, किंतु पड़ोसियों का ध्यान आ जाता है, सो रोना टाल कर व्यथित होकर ही रह जाती है। अब वो कैसे बताए इस बेजुबान को? जब वो छोटी थी और अपनी माँ से पूछती थी कि उसके 2 बरस बड़े भाई को काम क्यों नहीं करना पड़ता, तीस्ता अपने बड़े भाई को दादा पुकारती थी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो तीस्ता के जिम्मे था खुद के साथ साथ दादा का भी टिफ़िन लगाना, उसे बस्ते में रखना और स्कूल से लौटकर टिफ़िन को धोकर रखना भी। किसी काम में जरा सी चूक हो जाए तो घंटों यही सोचती थी कि दादा क्या सोचेगा या पापा मम्मी से क्या नसीहत मिलेगी।
किसी से ऊंची आवाज़ में बात करूं तो दूसरे तो टोकते ही थे, बल्कि मैं खुद भी सोचती थी कि मुझे अपनी हद में रहना चाहिए था। तीस्ता आज तक समझ नहीं पाई कि मन के इर्द गिर्द, सपनों के इर्द गिर्द, यहाँ तक कि उठने बैठने बोलने चालने के इर्द गिर्द भी हदों की कौन सी दीवारें होती हैं जो बात बात पर टूटने लगती हैं। माना कि यह हद सुरक्षा के मद्देनज़र तय की जाए तो एक बारगी मंजूर किया भी जा सकता है। छोटी सी थी तीस्ता जब माँ ने उसे घर के कामकाज सिखाना शुरू कर दिया था। स्कूल से आते ही वो अपने व भाई के बस्ते में से टिफ़िन निकालती, भाई की यूनिफॉर्म तह करके रखती और माँ के साथ रसोई में जाती। फिर अपने व बड़े भाई के लिए खाना परोसती। कई बार वो चिढ़कर कहती, माँ तुम दादा को क्यों नहीं कहती किसी काम के लिए? पूरे दिन बैठकर कंचे खेलता है या दोस्तों के साथ धमा चौकड़ी मचाता है। वो लड़का है, उसे कौन सा घर गृहस्थी में सर खपाना है। ये सारा ताम झाम तो हम किस्मत की मारी औरतों के जिम्मे है। माँ का बड़बड़ाना तब तक चालू रहता जब तक पापा की साइकिल मोहल्ले के उस छोर से भीतर न दाखिल हो जाती। यूँ तो माँ हमेशा अपने कम सुनने की शिकायत करती रहती थी, किंतु पापा की साइकिल पर लगी घंटी की ट्रिन ट्रिन उनको न जाने कैसे सुनाई दी जाती थी। फिर घर भर को सांप सूंघ जाता था। अच्छा खासा घर एक सन्नाटे में तब्दील हो जाता था। वहाँ अगर कुछ सुनाई देता था तो पापा की रौबदार आवाज़, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो के बीच माँ दौड़ भागकर उनके बताए हर काम को अंजाम देने के लिए एक पाँव चक्र गिन्नी बनी रहती थी। पापा उन दोनों भाई बहन से दिन भर की गतिविधियों की जानकारी लेते और स्कूल के किस्से सुनते। इस बीच तीस्ता से दादा की कारगुजारियाँ सुनकर भी पापा हो करके हंसते रहते थे और दादा की पीठ ठोंक कर उसे कहते, ये तो मेरा शेर बेटा है। बल्कि तीस्ता को ही नसीहत देती जाती थी कि लड़कियों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लड़के तो मस्ती करते ही हैं। लड़का है, लड़का है, सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। अरे लड़का है तो क्या कुछ भी करने की छूट मिलेगी उसे? तीस्ता अगर अपनी सहेली के जन्मदिन पर जाना चाहे तो दादा उसे सहेली के घर तक छोड़ने जाता था और नियत समय से पूर्व लेने आकर उन लड़कियों की गपशप का सारा मज़ा खराब कर दिया करता था। चाहे वो कितनी भी जल्दी लौटे, पर पापा की निगाहों में से सवालिया निशान अक्सर बाहर कूद ही पड़ता था। वो नीची गर्दन किए झटपट कमरे में दौड़ जाती थी। भीतर माँ की झिड़की, अरे अब ये सब बंद कर, जन्मदिवस मनाना मनवाना। तीस्ता भी चुपचाप किनारा करने का तरीका जानती थी। वो रसोई के जूठे बर्तनों को घिस घिस कर घर भर के सवालों के जवाब मांगा करती थी, किंतु बेजबान बर्तन क्या बोलते भला। बस उनकी चमक से कुढ़कर तीस्ता 4 घिस्से और मार देती थी। माँ दबे स्वर में चीखती थी, अरे बस भी कर दे बिटिया, क्या घिस घिस कर बर्तनों को पतला करेगी। यही नहीं, तीस्ता अपने होमवर्क में मुंह खपाए अपने मस्तिष्क को शांत करने का उपाय खोजा करती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि पढ़ाई में हमेशा दादा से अव्वल ही आती थी। नसीहत थी कि फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। तुझे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है, सारी डिग्रियां अलमारी में धरी रह जाएंगी, मुंह चूल्हे में और सर कढ़ाई में ही तो देना है। थोड़ा बहुत दादा की पढ़ाई में मदद कर देती तो इसके भी गणित में अच्छे नंबर आ जाते। तीस्ता को दादा से वैमनस्य नहीं होता था, बल्कि उसकी दुविधा तो ये थी कि अगर दादा को माँ बाप ने पैदा किया है तो उसको भी तो उन्हीं दोनों ने पैदा किया है, फिर ये भेदभाव क्यों भला। माँ कहती, ज़्यादा सवाल जवाब ना किया कर, लड़कियों को शोभा नहीं देता। जुबान कैंची की तरह चलेगी तो ससुराल में कोई गत ना होगी। तीस्ता ने माँ से कभी नहीं पूछा कि ये मुई गत क्या होती है और उसकी गत कैसे होगी, किंतु जब सास ने एक रोज़ कहा कि बहुरिया आज सब्जी में तेल फिर कम डाला है, हमारे यहाँ ये रोगियों सा बेस्वाद खाना कोई ना खाता, मायके में गत का कामकाज नहीं सिखाया तेरी अम्मा ने। उस रोज़ तीस्ता का मन किया था कि अम्मा को फ़ोन करके पूछे कि ये गत क्या बला होती है जो न मायके में उसे मिली न ससुराल में। विमल से उसे कोई शिकायत नहीं थी और विमल को उससे समय समय पर शिकायतें होती रहती थीं। सबसे पहली शिकायत तो शादी के बाद पहली रात को सुना दी गई थी उसे, जब वो लाश से सिकुड़ी सहमी बिस्तर पर घूंघट में मुंह छुपाए बैठी थी। ओहो, किस जमाने की हो, ये क्या किसी फिल्म का सीन चल रहा है? अरे किनारे से लगो, मुझे भी यहीं सोना है। तीस्ता घबरा गई थी। उसे तो विमल की भाभियाँ, बहनें और रिश्ते की अन्य स्त्रियों ने यूं सजा दिया था पलंग पर, कितनी शर्मिंदगी हुई थी उसे बता नहीं सकती।
रात भर पलंग के किनारे क्या सिमटी कि बाकी की जिंदगी भर के लिए वो उसी किनारे में सिमट कर रह गई थी। किन्हीं प्रेमिल क्षणों में जब वो विमल की बाहों में होती है तो विमल उसे पलंग के बीचों बीच जबरन खींच लाता है। तीस्ता को उन नाजुक पलों में भी निरंतर यही एहसास बना रहता है कि वो किसी और की टेरिटरी में दाखिल हो चुकी है। बस भिगोया धोया और हो गया की तर्ज पर अब किसी भी क्षण उसे पुनः अपनी सीमा में लौट आना है। विमल चिढ़ उठता है। तुम जाने कहाँ खोई रहती हो, मन लगाओ मेरे साथ। जी यहीं तो हूँ, बस मन ही तो नहीं लगता, तीस्ता ने कसमसाते हुए कहा था। ये क्या मरमरिंग करती रहती हो, इस क्षण को भोगो, मेरा नाम लो या तृप्ति की अनुभूति में भीग कर ही कुछ बुदबुदाओ। संगम सिर्फ एक तरफा ही तो नहीं होगा। मर्ज योर सोल विद माई बॉडी। हाँ हाँ कर तो रही हूँ, तीस्ता हकलाने लगती। हद है यार, तो अपने जोन से बाहर ही नहीं निकलती। तुम्हें कुछ अच्छी पिक्चरें दिखानी पड़ेंगी लगता है। चलो छोड़ो, तुम शांत पड़ी रहो, जैसी हो वैसी। मुझे अपनी करने दो, मुझे क्या चाहिए सो मैं ही देख लूँगा। विमल उसे उसके हाल में छोड़कर अपनी सोल और बॉडी की राह से ही निपटता रहता है और करवट बदलकर सो जाता है। तीस्ता पर से तूफान कब आकर गुजर गया वो बूझे उससे पूर्व ही विमल खर्राटे भरने लगता है। तीस्ता को समझ नहीं आता कि ये हद है या वो हद है जो बचपन से सिखाई जाती रही है। चूक शायद उससे ही हुई है कहीं ना कहीं। हर माह स्त्री की देह में गुड़हल खिलते हैं, ढेर सारे लाल सुर्ख गुड़हल, जिनके रंगों से सुर्ख रूह होकर वो हर महीने एक नई स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। तीस्ता सूरज उगने से पूर्व ही उठ जाती थी, नहा धोकर पूजा की तैयारी करती, बगीचे में लग तक करते गुड़हल के फूलों को हौले से सहलाती और पौधे से क्षमा मांगकर उन्हें अपनी झोली में भर लेती। माँ दुर्गा को समर्पित कराती और पूरी निश्चिंतता से घर के हर कोने को सजाने संवारने में तल्लीन हो जाती थी। वो उस घर परिवार के हर हिस्से से जुड़कर उसे अपने नेह की छाँव में भिगो देना चाहती थी। 2 बरस में वो घर के हर हिस्से को अपनी सुघड़ता से सजा चुकी थी। माँ दुर्गा को गुड़हल बड़ा प्रिय है, ये उसे ज्ञात था। एक रोज़ पूजा से उठकर लौटी ही थी कि देखा उसके पल्लू के धागों में एक गुड़हल अटका हुआ मुस्कुरा रहा था। तीस्ता ने उसे चूमकर यूं ही रहने दिया। माँ दुर्गा का आशीर्वाद मानकर दिन भर तीस्ता उसे संजोती रही। सच ही समझा था उसने कि उस माँ उसकी देह में गुड़हल जज्ब हो आए थे और कोख में समा गए थे। ठीक 9 माह बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। एक स्त्री के लिए अपनी संवेदनाओं के बहाव का जरिया ऊपर वाले ने उसके आंचल में भर दिया है। तभी तो अपने बच्चे के साथ साथ हंसती रोती स्त्री दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री होती है। एक सुकून उसकी अंतरात्मा से होता हुआ उसके हर हाव भाव में उतर आता है। वो अपने बच्चे की परवरिश के साथ साथ दुनिया को नए तरीके से महसूसती है और स्वयं से जुड़े हर रिश्ते से परे बस एक माँ होकर रह जाती है। बायोलॉजिकल बिलीफ के नज़रिए से देखें तो देह से उपजी दूसरी देह ही एक स्त्री की संवेदनाओं को परिवर्तित करती है, जिसे रिलेशन बिटवीन एम्बिलिकल कॉर्ड अथवा नाभि सूत्र से जुड़ाव के नाम से जाना जाता है। क्या जाने इसीलिए एक स्त्री अपने बच्चों को पुरुष से बेहतर समझती है। इसीलिए बच्चे के जन्म के तुरंत बाद वो हर रिश्ते से ऊपर स्त्री के बजाय बस एक माँ में परिवर्तित हो जाती है। बेटे का नाम परिवार की मर्जी से वंश रखा गया था। तीस्ता ने 3 बरस बाद जब एक बेटी को जन्म दिया था तो उसने अपनी मर्जी से उसका नाम उत्तरा रखा था। विमल ने कहा था, ये क्या नाम हुआ भला? वही जो अर्थ से स्पष्ट है, यानी उत्तर चाहेगी हर बात का। हाँ, यही गुण जो हर स्त्री में होना चाहिए, किंतु तमाम जिंदगी नसीहतों के पर्दे के पीछे ढकेले जाने के कारण वो चुप्पी का एक लाजवाब से जवाब में स्वयं को लपेट लेती है और होठों पर ताला जड़ लेती है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें इस घर में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है? इस घर, उस घर, इनका घर, उनका घर, बस एक मेरा घर ही एग्जिस्ट नहीं करता है इस जहान में। तुम्हारी ये मरमरिंग की आदत नहीं जाएगी। विमल हमेशा की तरह छींक उठता है। तीस्ता फिर भी चुप ही रहती है और बाहर बगीचे में निकल आती है। इन दिनों बया अपना जोड़ा बनाने में व्यस्त है। खजूर के पेड़ पर हवा के साथ उसका घोंसला झूलने लगता है। 2 मंजिला घोंसले में बया की मेहनत और विशिष्ट बनावट को देखकर
क्या खूब कह गए अमीर खुसरो। तीस्ता अमीर खुसरो की लिखी पंक्तियां बुदबुदाने लगती है। अचरज बंगला एक बनाया, बांस न बल्ला बंधन घने, ऊपर नींव तरे घर छाया, कहे खुसरो घर कैसे बने। वाह क्या उम्दा लिखा है। तीस्ता स्वयं से कह उठती है, इस छोटे से पक्षी का भी घर है, बस हम स्त्रियों का ही कोई घर नहीं होता। मायके और ससुराल के मध्य 1/4 वर्सेस 3/4 जीवन के बीच खुद को बांटती हुई कहीं की नहीं हो पाती हम। तीस्ता उदासी से घिर उठती है। इन दिनों नरबया अपना रंग बदलकर पीला सा होने लगा है। उसके सिर और सीने पर हल्दी जैसा रंग उतर आया है। तीस्ता मुस्कुरा देती है। नर किसी भी प्रजाति के हों, प्रणय काल में अपना रंग बदल ही लेते हैं। तीस्ता को तो विमल ने कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। वो भी आम पुरुषों जैसा ही तो था, जिन्हें अपनी नौकरी, घर गृहस्थी और बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है। इन आम पुरुषों को स्त्रियों की भावनाओं को समझने समझाने में समय लगाना व्यर्थ की चोचलेबाजी लगती है। एक घर है, उसे सजाओ संवारो, बच्चों को संभालो और पति को खुश रखो। इससे अधिक एक स्त्री को कहाँ कुछ कहने चाहने की आवश्यकता है। मगर मैं नौकरी, ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम। मेरे माँ बाप हैं, तुम्हारे बच्चे हैं और फिर इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे माँ बाप, मेरे बच्चे और ये घर, हमारा क्या है यहाँ। देखो, ये प्रगतिशीलता के नाम पर स्त्रियों की आज़ादी के कारण जो अपराध समाज में हो रहे हैं ना, उन्हें क्या तुम नहीं जानती। और नौकरी के नाम पर घर से मुक्त होकर ये बाहर भटकने की खुराफात मैं सब समझता हूँ। तुम कुछ भी नहीं समझते विमल। जो बोलना है जोर से बोलो, वरना चुप रहो। विमल से हर तर्क पर एक तरफा फैसला सुनने की आदत डाल ली थी तीस्ता ने। आप इन्हें कैसे झेल लेती हो माँ, उत्तरा पूछती तो तीस्ता हंस देती। किसी भी व्यक्ति को अपनी आदत बदलने में अथवा नई आदत ग्रहण करने में कुल 21 दिन लगते हैं, और यहाँ तो मैं तुम्हारे पापा के साथ 21 वर्षों से हूँ। सिंपल। दोनों माँ बेटी ठठाकर हंस पड़ती हैं। तीस्ता ने विमल की आदतें बदली या उसे ही अपनी आदत बनाई, वो इस मुद्दे में नहीं पड़ना चाहती, किंतु उसने इस बात का भरपूर प्रयास बनाए रखा कि वंश में वो अपनी संवेदनाएं प्रेषित कर पाए। उसने उत्तरा और वंश दोनों को घर के काम मिलकर बांटकर करने की आदत डाली थी। वंश कॉलेज पास आउट करने के बाद आगे की पढ़ाई करने विदेश जाना चाहता था। वो जानता था कि उसके जाने के बाद माँ उदास हो जाएंगी। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती। यहाँ उत्तरा है, तुम्हारे पापा हैं और फिर ये घर, हाँ, और तुम्हारा बगीचा, पक्षी और वो सोफ़ा, सब तुम बिन सूने हो जाएंगे, है ना। ऐसी बात नहीं। तुम्हारे दादा दादी के जाने के बाद मैंने कभी इस घर को अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन इस घर ने तुम्हें हमेशा अकेला छोड़ा है माँ। ऐसी बात नहीं है। इस घर ने मुझे उत्तरा और तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे बच्चे भी तो दिए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ तुम जिंदगी से कुछ और भी चाहती थी। हम स्त्रियों को सपने देखने और उन्हें टूटते देखने की आदत विरासत में मिली होती है। इस हकीकत को जानते हुए भी वे न सपने देखने से बाज आती हैं, न उनके दर्द में डूब डूब कर पुनः उबरने की। माँ, तुम हमेशा इतनी सकारात्मक कैसे रह सकती हो। ये हमारे जीन्स में गुथा होता है। सिर्फ हड्डी, रक्त, मज्जा, दिल और दिमाग मिलकर ही एक स्त्री को नहीं रचते, बल्कि जिंदगी भर की नसीहतें भी उसके व्यक्तित्व में रची बसी रहती हैं। मैंने देखा है माँ, तुमने परिवार के कारण कितने त्याग किए हैं। मैंने अनूठा ऐसा कुछ भी नहीं किया, वही किया जो आम स्त्री को करना चाहिए। तुम खास हो माँ। हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है। सिर्फ इसलिए कि तुम माँ हो तो तुम अपने आप को एक दायरे में कैद करके नहीं रख सकती। तुम अपनी सहेलियों से नहीं मिलने जाती क्योंकि घर में सब तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं। तुम्हें भूख लगती होगी, पर फिर भी तुम सबको खिलाकर ही खाना खाती हो। घर में किसी के लिए कुछ करने में जरा सी भी चूक हो जाए तो तुम माफ़ी मांगती हो। क्यों माँ, तुम वो क्यों नहीं करती जो तुम्हारा मन चाहता है। तुम दोनों सेटल हो जाओ, फिर मैं अपने मन की करूँगी। तो ये लो, मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए डायरी लाया हूँ। इसमें तुम अपनी विश लिस्ट लिखना, वो भी पूरी 100। अच्छा, अगर मेरी विशेष कुछ भी ऐसी नहीं जिन्हें लिखने की आवश्यकता हो। होगी माँ, ज़रूर होगी। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम आराम से सोचना और फिर लिखना। चाहो तो हर दिन एक। उत्तरा भी तब तक वहाँ आ पहुँची थी। माँ लाओ, मैं इस पर तुम्हारा नाम लिख दूँ और 1 से 100 तक के नंबर लिख दूँ। मुझसे नहीं होगा ये सब लिस्ट विस्ट बनाना। होगा माँ,
दोनों बच्चों ने एक साथ कहा था। उत्तरा ने डायरी पर उसका नाम लिखा था और पहले पृष्ठ में 1 से 100 तक अंक उकेर दिए थे। शायद उसने कभी डायरी को देखा ही नहीं था और कहीं रखकर भूल गई थी। वंश के विदेश जाने और उत्तरा के डॉक्टर बनने के बीच कई बरस यूं ही बीत गए थे। वो डायरी की बाबत बच्चों से किए गए अपने वादे को भी लगभग भूल चुकी थी। पिछले महीने उत्तरा के विवाह के पश्चात वो घर की सफाई कर रही थी कि अचानक एक अलमारी से निकलकर वही डायरी उसके हाथों में आ गई थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने तकिए के नीचे रख लिया था। बहुत दिन बाद वंश का फ़ोन आया था। उसने विमल और तीस्ता को अपने साथ आकर रहने के लिए आग्रह किया था। बातों ही बातों में उसने तीस्ता से उसकी विश लिस्ट का जिक्र भी किया था, लेकिन तीस्ता की कोई विश थी ही कहाँ जो वो लिस्ट बनाती। मैं कुछ नहीं जानता माँ, अब तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे। मैं अब रोज़ फ़ोन करूँगा और रात को सोने से पूर्व आपकी लिस्ट की संख्या कहाँ तक पहुँची इसकी जानकारी लूँगा। उसने उस रोज़ पहली बार डायरी को अपने सिरहाने के नीचे से निकाला था और बगीचे में आ बैठी थी। तीस्ता ने वंश की जिद के कारण डायरी खोलकर गोद में रख तो ली थी, किंतु वो देर तक उसी अवस्था में विचार शून्य बैठी रह गई थी। मेरी हद इस घर से जुड़ी है और कभी कोई उड़ान मैंने चाही ही नहीं। क्या होगी मेरी पहली विश? ऐसी इच्छा जो मैं इस जन्म में पूरी करना चाहूँगी। और कांपते हाथों से उसने पहले नंबर के समक्ष लिखा था, हिराए। क्या कभी पूरी होगी मेरी ये विश? उसने वंश और उत्तरा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ़ोन पर बता दिया था अपनी सूची की पहली इच्छा। माँ, क्या तुम अकेली रहना चाहती हो? नहीं, हम दोनों को कोई एतराज़ नहीं, किंतु तुमने कभी अकेले घर से बाहर कदम भी नहीं रखा, और फिर तुम्हारा घर हिमाचल में है। ट्रेन, टैक्सी या प्लेन के टिकट्स और पहाड़ी स्थलों में चढ़ने उतरने की परेशानी सो अलग। तुम कैसे मैनेज करोगी इतना सब? दोनों बच्चों के स्वर में चिंता झलकी थी। अब जो सोचा है सो करना ही है। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ, वो भी अपने स्तर पर। मुझे किसी सहारे के बिना चलने की आदत डालनी होगी। बच्चों ने अपनी चिंता का जिक्र शायद अपने पिता से किया होगा, इसीलिए ज़्यादातर चुप रहने वाले विमल ने धीमे से एक रोज़ उससे पूछा था, इसके मायने जानती हो? हिराए? तीस्ता ने प्रश्नवाचक दृष्टि से विमल को देखा था। काफ़ी दुर्बल नजर आया था विमल उसे। उम्र की संजीदगी उसकी कनपटियों के आसपास सफ़ेद बालों में से झांक रही थी। हाँ, वेल्श में इसका अर्थ होता है मिसिंग ए होम और लॉजिंग फॉर ए होम विच डजंट एग्जिस्ट, यानी कि एक नॉस्टैल्जिया या होम सिकनेस। हाँ, उस घर की तलाश जो दरअसल है ही नहीं। हद है। दरअसल हद ही तो हो गई है। घर का काम नहीं कर पाई तो हद है। दादा के नंबर कम आए तो मेरी हद है। माँ के साथ रसोई में कुछ कम काम करवाया तो हद है। किसी से कम बात की तो हद है। किसी से ज़्यादा बात की तो हद है। हंस दी तो हद है। रो दी तो हद है। फलां को मैं सुंदर नज़र आई तो हद है। फलां को मेरे लुक्स नहीं जचे तो हद है। पति को खुश नहीं किया तो हद है। पति ने कमरे में से निकलने नहीं दिया तो हद है। बचपन से इन हदों को बूझने की कोशिश कर रही हूँ, किंतु नाकामयाबी ही हासिल हुई। आखिर मेरी हद है क्या? तीस्ता जोर जोर से रोने लगी थी। विमल ने उसका ये रूप पहली बार देखा था। विमल को यकायक कुछ सूझा नहीं था। वो जार जार रोती स्त्री जो आधी से अधिक उम्र उसके साथ रहती आई थी, उस स्त्री और इस स्त्री में रात दिन का फर्क था। उसने तीस्ता को ढाढ़स बंधाते हुए पूछा था, क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? क्योंकि ये मेरे बच्चों का घर है। तीस्ता के स्वर में उदासी भांप ली थी विमल ने। उसने पहली मर्तबा तीस्ता को एक स्त्री के रूप में गौर से देखा था। सामान्य कदकाठी की वो स्त्री उसे अजनबी सी लगी, मानो उससे पूर्व विमल का तीस्ता से कोई वास्ता ही नहीं था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? शायद तुम कभी जता ना पाए। ये भावनाएं तुमसे होकर मुझ में कभी संप्रेषित हो ही नहीं पाई। मैं इस घर में किसी सामान की तरह बस तुम्हारे उपयोग आती रही। मैं हमेशा तुम्हारी उड़ान में सहायक बनी, किंतु तुमसे मेरा विस्तार कहाँ हुआ? मैं यंत्रवत मौन स्वीकृति दिए तुम्हारी मंजिल पर बढ़ती चली गई कि तुम मेरे सर्वस्व हो। ऐसा शास्त्रों में लिखा है और माँ पापा ने भी यही समझाया था, किंतु क्या मैं तुम्हारे लिए सर्वस्व हो सकी? यस, certainly you did, but I never felt your love.
मैं नीले आसमान में पंख फैलाए उड़ना चाहती थी, उन्मुक्त, किसी हिरनी के मानिंद कुलाचे भरना चाहती थी। लेकिन पापा, तुम और इस समाज की बनाई हदों से घबरा कर मेरे कदम चलना ही भूल गए। अकेले तुम ही जिम्मेदार नहीं हो विमल, इसके पीछे पूरी सामाजिक व्यवस्था ही उत्तरदायी है। कहीं ना कहीं मैं स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ, बल्कि हर वो स्त्री जो अपनी मर्जी का जीवन जीने की मांग नहीं रख पाती। किंतु मैं आश्वस्त हूँ कि मैंने उत्तरा को अपने जैसी हरगिज़ नहीं बनने दिया। वो इस समाज से सवाल करेगी और समाज में जड़ चुकी परंपराओं व मान्यताओं को चुनौती देने का साहस भी। उफ, तो अब क्या सोचा है तुमने? क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? कतई नहीं। तुम्हें या इस घर को छोड़ने का विचार तो मैं स्वप्न में भी नहीं ला सकती। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। पहली बार खुलकर बोली हूँ ना। शायद मेरे शब्द विचारों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, तीस्ता एक निर्णयात्मक स्वर में बोली थी। मुझे तुम्हारी चुप्पियों की आदत पड़ चुकी है, इसलिए शायद तुम्हारे शब्द को बूझने में वक्त मुझे भी लगे। मैं इस उम्र में ही सही, किंतु अब तुम्हें समझने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी मेरे लिए असंभव है। तो चलो कि हम पहले दोस्त बने, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। तीस्ता ने विमल की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसे विमल ने थाम लिया था। हम सबसे पहले तुम्हारे होम टाउन चलते हैं, वहाँ जाकर देखें कि कितने दोस्त हैं जो तुम्हें अब भी याद करते हैं। लॉजिंग फॉर ए होम, नो मैटर इट एग्जिस्ट और नॉट। कैसा रहेगा आइडिया तीस्ता? हाँ, न सही कोई दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार, किंतु मैं उस हवा में ज़ोर ज़ोर से सांस लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बचपन से पुनः शुरुआत करूँ, जब मैं पापा की गुड़िया और उनकी रानी बेटी थी। मुझे नहीं बने रहना गूंगी गुड़िया, ना ही मुझे रानी कहलाना है। मुझे जीती जागती एक स्त्री ही बने रहने दो। और हाँ, मुझे अब किन्हीं नसीहतों की कोई दरकार नहीं। मैं उन हिदायतों की पोटली वहीं पर पटक कर आज़ाद हो जाना चाहती हूँ। वॉट नेक्स्ट? विमल, अब हम दोस्त हैं तो थोड़ा सब्र करो और देखो कि मेरी विश लिस्ट में से और क्या क्या सरप्राइज़ निकले। तीस्ता, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो, यही चाहूँगा कि बस तुम्हें समझने का एक मौका दे दो। विमल ने तीस्ता की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा था। उस रात विमल ने बिस्तर के कोने से सटी तीस्ता के कंधों को सहलाया था। तीस्ता ने उसकी तरफ करवट ली और कहा, मेरे सिवा तुम्हारी और भी कई दुनिया होंगी, परंतु तुम बिन मैं अधूरी और अतृप्त कामनाओं सी ही रही। हर शाम मेरी प्रीति प्रतीक्षातुर रहती थी कि तुम आओगे और अपना प्रेम मेरी अंजुरी में उड़ेल दोगे। तुम्हारा मयूर पंखी स्पर्श मेरी देह को सहला देगा और मेरे सप्तवर्णी स्वप्न साकार होंगे। परंतु परंतु क्या तीस्ता? तुम्हारी प्रतीक्षा में बही पीड़ा से मेरी जीवन रूपी नदियाँ उफनने लगी है। शायद उम्र भर के एकाकीपन को भोगना मेरी नियति थी। नहीं, कदापि नहीं। हम एक नई शुरुआत करेंगे। हम सुबह घूमने जाएंगे। मैं तुमसे पहले लौट आऊँगा और चाय बनाकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सुनो, किंतु तुम मुझे रविवार को देर तक सोने देना, तीस्ता ने मुस्कुराते हुए उलाहना दिया था। नींद पर तन्हाई के बाद जब सूरज मेरी खिड़की से उजियारा भीतर भर देगा, तब मैं सुकून भर आँखों में उसे समेट लूँगी और मैं लौटते हुए ढेर सारे फूल अपनी झोली में भर लाऊंगी और फिर अपने कमरे में उछाल दूंगी। अपने कमरे में मतलब? अब से हम दोनों अलग अलग कमरों में सोएंगे। सो क्यों भला? तुम मुझे एक दोस्त की तरह मिलना, जब तक कि हम में पुनः प्रेम नहीं उपजता। पहले मुझे अपने आप को पहचानने दो। आत्मविश्वास, आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम से मुझे पुनः उदय हो जाने दो, बिना किसी हद के। मुझे जो एकांत के फूल तुमने सौंपे हैं, बस मुझे उन्हें चुनने की इजाज़त चाहती हूँ। क्या कुछ अधिक चाह रही हूँ तुमसे? तुम बेहद, विमल मुस्कुराया था। हाँ, मुझे बेहद हो जाने दो। मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर उन एकांत के फूलों को चुन लेंगे। तीस्ता ने डायरी पर लिखे अपने नाम को स्नेह से सहलाया था। सुनहरी रंग की प्यारी सी डायरी, जिसके ऊपर उत्तरा की हैंडराइटिंग में लिखा था, त्रिस्रोता, 3 प्रवाह, माँ पार्वती के स्तन से निकली एक पवित्र नदी तीस्ता। तीस्ता को हैरत हुई थी। बचपन में हर बात पर प्रश्न करने वाली उत्तरा की जिज्ञासाओं में उसके नाम का अर्थ ज्यों का त्यों दर्ज था। अभी आप सुन रहे थे
रजनी मोरवाल जी की लिखी हुई एक सुंदर कहानी एकांत के फूल। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे ऐसी किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।